वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और हजारों लोग आइसोलेशन की स्थिति में हैं और कई दिन से लॉकडाउन जो है वो जारी है। लेकिन इस बीच राजस्थान सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तरह तरह के कदम जो है वो लगातार उठाए जा रहे हैं, चाहे बात भीलवाड़ा की बात हो, चाहे जयपुर की बात हो या फिर दूसरी जगहों पर जो मरीज जो आए हैं पॉजिटिव, उनको लेकर राजस्थान सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस वक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल किस प्रकार के हालात पूरे प्रदेश के बने हुए हैं? देखिए, इस समय जैसा आपने शुरुआत में कहा है, हालात गंभीर हैं लेकिन कंट्रोल में हैं। यही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। गंभीर इसलिए कि अभी हम उसको लाइटली नहीं ले सकते। दो हमारे हब हैं, एक तो भीलवाड़ा रहा है और एक जयपुर है। भीलवाड़ा के अंदर जो था वो एक हॉस्पिटल के आसपास में इंगित होता है सारी चीजें। एपिसेंटर उसका बांगड़ हॉस्पिटल है भीलवाड़ा का। वहाँ एक डॉक्टर संक्रमित हुआ, उसने बहुतों को संक्रमित कर दिया। लेकिन उनमें से दो तरह के लोग हैं, या तो स्टाफ के लोग हैं हॉस्पिटल के, और या फिर जो पेशेंट्स वहाँ भर्ती थे। तो उसको हमने तुरंत ही पूरे भीलवाड़ा शहर में कर्फ्यू लगा करके वहीं तक कंटेन किया। और ये खुशी की बात है कि वो आगे नंबर उन्हीं में से ही निकल के आए हैं जो आगे थोड़े थोड़े करके बढ़े हैं और 26 तक पहुंचे हैं। लेकिन इसके आधे लोग क्योर भी हो गए हैं, ये दूसरी खुशी की बात है। तो अगर ये नए नंबर और नहीं बढ़ते हैं और पुराने क्योर होते हैं तो जल्दी ही भीलवाड़ा की स्थिति पे काबू पा लिया जाएगा। अब जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में अब तक ज्यादा समस्या नहीं थी जब तक कि वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग अलग अलग जगहों पे थे। चाहे शुरुआत इटालियन कपल से हुई या बाद में इक्का दुक्का केस अलग अलग जगहों पे आए जिनको जयपुर लाया गया। लेकिन गंभीर बात शुरू हुई रामगंज के अंदर व्यक्ति आने से। और रामगंज बाजार में जब वो व्यक्ति पहला पकड़ में आया, उसको पता था कि वो संक्रमित है, उसके बावजूद वो घूमा अलग अलग जगहों पर, अपने दोस्त को संक्रमित किया, अपने पूरे परिवार को संक्रमित किया। तो अब तक वो जो बहुत बड़ा नंबर आ चुका है, वो दूसरा नंबर ये रामगंज के उसी परिवार से सीमित ज्यादा है। अगेन हमने वही भीलवाड़ा वाली स्ट्रेटेजी की है। वॉल्ड सिटी में कर्फ्यू है, रामगंज में कठोरता से उसका पालन हो रहा है। और उन दोनों परिवारों को, जो संक्रमित व्यक्ति का परिवार और उसका दोस्त जो संक्रमित हुआ उसका परिवार, एक में 24 लोग थे, एक में 20 लोग थे, उनको वहां से हटा करके आइसोलेट किया है और निम्स हॉस्पिटल में ले गए हैं। अब आइसोलेशन में कितने लोग हैं, चाहे बात भीलवाड़ा की हो, जयपुर की हो या फिर पूरे प्रदेश भर की बात हो, आइसोलेशन में कितने लोग हैं और उनकी किस प्रकार की रिपोर्ट्स लगातार आ रही है? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक तो जो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव हैं, ये मैंने अभी जो बता रहा था कि भीलवाड़ा जयपुर। तीसरा सेंटर हमारा बन गया है जोधपुर। जोधपुर ऐसे बन गया है कि जो डिपोर्ट किए हुए ईरान से लोग थे वो शुरू में नेगेटिव आए, बाद में जब उनका लगभग 14 दिन पूरा होने आ रहा था तो एक और उनका टेस्ट हुआ और उसके अंदर बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ गए। तो करीब 17 लोग पॉजिटिव वो आ चुके हैं और उनको हमने जोधपुर के अंदर एम्स में रखा हुआ है। तो ये 3 हैं। अब ये वाले तो बाहर से आए हुए हैं, राजस्थान की ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है, राजस्थान में इधर उधर गए नहीं है, डिपोर्ट हुए, मिलिट्री के हॉस्पिटल में सीधे बिल्कुल सेफ्टी के साथ ले जाए गए, आइसोलेशन में रखे गए और ट्रीट होकर के वापस खत्म हो जाएगा। इनका फैलाव कहीं नहीं है, तो इससे ज्यादा चिंता की स्थिति नहीं बनती है। चिंता की स्थिति हमें इस समय सबसे ज्यादा रामगंज की है, क्योंकि रामगंज में वो जहां जहां संक्रमित व्यक्ति घूमे हैं उन्होंने कितने को संक्रमित किया, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है। तो वहां पर ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अगले 5, 7, 8 दिन में जब इनकी रिपोर्ट्स आनी होंगी और पॉजिटिव नहीं आएंगे तब जाकर के थोड़ा इसमें शांति मिलेगी। सर, परकोटा क्षेत्र को तो सील कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से प्रदेश भर में लॉकडाउन है, लेकिन लोग जो है वो लॉकडाउन के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे। कई जगहों पर देखने को मिला कि वो बहुत ही इसे लाइटली ले रहे हैं। उन लोगों को किस प्रकार से आप संदेश देना चाहेंगे कि कितना खतरनाक ये स्थिति है और अभी तो ये शुरुआत है और आगे बढ़ा तो कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और मैं बार बार अलग अलग चैनल्स के माध्यम से जहां भी मौका मिला है, मुख्यमंत्री जी ने भी और अन्य जो हमारे ऑफिशियल प्रवक्ता इसमें लगातार बोल रहे हैं, वो इसी बात के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप कृपया अलगाव बनाए रखें,
विद इन घर पे भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अलग रखें जहां तक संभव हो, और कम से कम दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ये बहुत ज्यादा जानलेवा से ज्यादा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है। अब एक व्यक्ति जिसमें जो संक्रमित है जैसे ही दूसरे के कांटेक्ट में आएगा वो दूसरे को करेगा, और वो चेन इतनी तेजी से बढ़ेगी कि फिर उसको संभालना मुश्किल होगा। तो ये बात बार बार मैं सबके जहन में रखना चाहूंगा, रखें, वो ये अपील करना चाहूंगा कि कृपया खुद के बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, अपने समाज और प्रदेश के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को की कठोरता से पालना करें। अब आपने बात कही कि लोग लॉकडाउन के पीरियड में भी बाहर आ रहे हैं। दो चीज हैं, ना समझी वाली बात कुछ लोगों में हो सकती है, धीरे धीरे अपीलों का असर हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि ये उनके स्वयं के भले के लिए है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है वो 21 दिन के लॉकडाउन वाले पीरियड में एसेंशियल सर्विसेज और गुड्स की बात है। तो इसी के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और सबसे ज्यादा होम डिलीवरी पे जोर दे रहे हैं। धीरे धीरे व्यवस्था और बेहतर होती जा रही है, और खासतौर से कर्फ्यू वाली एरिया में तो हम पूरी तरह से होम डिलीवरी पे जा रहे हैं। जो सोशल हमारे पेंशनर्स हैं, वृद्ध जन हैं, दिव्यांग जन हैं, विधवा हैं, उनके पास दिक्कत ना आए तो उनको हमने 2 महीने की पेंशन दी है। बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय, स्ट्रीट वेंडर्स और बीओसीडब्ल्यू जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इन सब का ध्यान रखा जा रहा है। उनके खातों में भी पैसा डाला गया, उनको फूड पैकेट्स का भी बात है। 10-10 किलो गेहूं इनके बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय को दिया जाएगा। तो इन सब चीजों के माध्यम से कर रहे हैं। फिर हमारी हेल्पलाइन है 181 हेल्पलाइन पे, अगर जैसे ही सूचना आती है जिस भी जिले से जहां से भी संबंधित है, हम कोशिश हमारी रहती है कि उस समस्या का समाधान हो। अगर किसी को राशन से संबंधित, बीमारी से संबंधित या अन्य किसी प्रकार की समस्या से संबंधित कोई दिक्कत है तो हमारी हेल्पलाइन से संपर्क करें, तुरंत उसका समाधान ढूंढा जाएगा। जी सर, एक सवाल ये भी कि WHO का कहना है कि हिंदुस्तान में जांचें जो है वो ज्यादा नहीं हो रही, इस लिहाज से मरीज जो है वो कम आइडेंटिफाइड हो रहे हैं। तो राजस्थान में किस प्रकार से जांचों का फैलाव किया गया है, कितनी जांचें हो रही है रोजाना की तुलना में, और कितनी जांच लैब हमारे यहाँ पर मौजूद है? जहां तक आपने जांच की बात कही है, कल ही कुछ फिगर्स हैं मेरे सामने, अभी फिगर्स नहीं है, लेकिन केरल के बाद जांचों में नंबर 2 पे राजस्थान है। केरल में क्योंकि शुरुआत में फैला था तो उन्होंने जांचों का नंबर काफी ज्यादा रखा है, क्योंकि उनका फैलाव भी पूरे केरल में है। केरल भी अगेन कंजेस्टेड एरिया, छोटा राज्य है, तो उन्होंने उसमें जांचों की संख्या काफी रखी है। नंबर 2 पे राजस्थान आता है, और राजस्थान की इस पे सराहना भी की गई कि आपने जांचों की में शुरू से काफी कठोरता से इसका पालन किया है। भीलवाड़ा जैसी जगह पे हमने 28.5 लाख लोगों का एक एक घर का सर्वे किया, और उस सर्वे में जिनको भी किसी प्रकार के लक्षण, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह के लक्षण थे, उन सबको, चाहे वो कोरोना से संबंधित ना भी हो, किसी भी नॉर्मल फ्लू से संबंधित भी हो, उसको भी अलग करके और उनका ट्रीटमेंट किया। उसकी वजह से ओवरऑल बीमारियों में वहां पर भीलवाड़ा में कमी आई है, और यही व्यवस्था हम SMS में रख रहे हैं। देखिए, ये किट जो हैं महंगे किट हैं और इनकी सप्लाई भी लिमिटेड है, तो उसको देखते हुए हमें रखना पड़ता है। इसमें एडवाइजरीज भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ICMR की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनावश्यक टेस्ट ना करें। तो दोनों तरफ की बात है, इसमें बैलेंसिंग करना है। ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट ना करें अगर लक्षण दिखते हैं, लक्षण दिखने पे निश्चित रूप से टेस्ट करें। जिसकी फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री है उसको आवश्यक रूप से टेस्ट करें, लेकिन क्योंकि लगभग 5000 के किट हमारे पास टेस्टों के लिए रोजाना मिल रहे हैं, और उसके अनुपात में फिलहाल अभी काफी है। अगर बढ़ाव नहीं होता है तब तो ये पर्याप्त है। अगर बढ़ती है ये समस्या तो निश्चित रूप से हमको और टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। अब जहां तक बात है इनका कहां पर किया जाए, तो अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमने इनको कुछ हॉस्पिटल्स में कॉन्सेंट्रेट किया है। मुख्यतः 5 जगह पर है। सबसे पहला नंबर नेचुरली SMS का आता है, उसमें एक अलग सेक्शन, अलग बिल्डिंग विद इन SMS कैंपस इस कोविड के लिए इसमें ईयरमार्क कर दी है। दूसरा जो बात आती, तो हम जहां तक इक्का दुक्का केसेस जैसे अजमेर में आए, झुंझुनू में आए, उन सबको हमने ट्रांसफर करके जयपुर में ले लिया है। दूसरा हमारा जो है वो जोधपुर का है, जोधपुर, और इधर जयपुर में हमारा RUHS दूसरा सेंटर है। जोधपुर में अगेन 2 सेंटर हैं,
एक तो रेगुलर मेडिकल कॉलेज वाला हॉस्पिटल और दूसरा एम्स, तीसरा है हमारा उदयपुर और चौथा है बीकानेर, जहां अभी तक कोई केस नहीं है। उदयपुर में कुछ केसेस हैं। अभी तक हमने अजमेर में नहीं रखा है, और जो दूसरी जगह पे भी हुए उन सबको हम जयपुर या डूंगरपुर वाला केस था उसको उदयपुर ले आए हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन इन 2-3 जगहों पे ही है। तो यहाँ इसके पीछे रीजन ये है कि नंबर 1 तो लोगों में कोई डर नहीं बैठे, कॉन्सेंट्रेटेड हो एक जगह पे, कम से कम मेडिकल स्टाफ उनके लिए एक्सपोज्ड हो, और तीसरा यह है कि उनका ट्रीटमेंट जो कि जिस तरीके से एसएमएस ने अपना प्रोसीजर बनाया है और उसका लगातार पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, चाहे वो सिंपल दवाइयाँ क्लोरोक्विन की हों, चाहे जो पहले हमारा वायरस फैले थे उनके आधार पर हमने उनका हाइब्रिड टेस्ट मिक्स करके उनको बनाया है। आईसीएमआर को हम ब्रीफ करते जा रहे हैं और लगातार मरीज जो पॉजिटिव थे कोरोना के वो नेगेटिव हो रहे हैं। तो हम समझते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही है। जैसे ही उसका अप्रूवल मिल जाएगा तो अन्य राज्यों और इवन अन्य देशों में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। आपने बताया कि जो इलाज है वो सही दिशा में जा रहा है। एक बात और जानना चाहेंगे कि राजस्थान में कितने निजी अस्पताल जो है वो अधिग्रहित किए गए कोरोना को लेकर, और जो चिकित्सा कर्मी इसमें जुड़े हुए हैं जो लगातार इलाज कर रहे हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की गई है? जहां तक निजी अस्पतालों का सवाल है, हमारा ओवरऑल टारगेट हमने वर्स्ट के लिए प्रिपरेशन करके रखा हुआ है। लगभग 1 लाख बेड हमारा टारगेट लेकर के हमने रखा है। उसके लिए हमने हर प्राइवेट हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के बाहर भी जगहों को, धर्मशालाओं को और अन्य व्यवस्था जहां पर अधिक नंबर था कमरों का, उनको हमने सेग्रीगेट किया है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके काफी बड़े नंबर, जैसे जयपुर की बात करूं तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, फोर्टिस है, ईएचसीसी है और भी अन्य हॉस्पिटल्स हैं, उनमें हमने नंबर ऑफ बेड्स निर्धारित कर दिए कि इतना हम आपसे लेंगे। तो उसको उन्होंने तैयारी रख रखी है। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, जब पड़ेगी जरूरत तो हम उसके हिसाब से उनको अधिग्रहण करते जाएंगे। ऑर्डर निकाले जा चुके हैं कि इतने बेड्स आपके हमने ईयर मार्क करके रख ली हैं। अब दूसरी बात आप जो कह रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो फ्रंट लाइन में आगे जाके डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह और इवन सफाई कर्मी जो वहां अंदर सफाई करते हैं, उनका सीधा एक्सपोजर होता है इस वायरस से। तो उनका प्रोटेक्शन नहीं किया तो 2 जगह हमको मार पड़ेगी। पहला तो हमारे पास ऐसे कर्मी नहीं मिलेंगे अगर पहले ही उनकी कमी रहती है, और अगर ये बीमार होंगे तो फिर स्थिति खराब होगी, और दूसरा इससे एक भय का वातावरण बनेगा अन्य कर्मियों में। तो हमने इनको पूरी तरह से पीपी इक्विपमेंट से लेस किया हुआ है। पूरी तरह से लेस होकर के ही अंदर एंटर करते हैं। आते जाते समय इनकी ये जो ग्लव्स और ये सब हटा के जलाए जाते हैं, और उसको पूरी तरह से जो हेल्थ का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाता रहा है। इससे सबसे खुशी की बात है कि हमारे पास अब तक एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जो लगातार पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं उनमें से कोई इन्फेक्ट नहीं हुआ है, ये खुशी की बात है। और लगातार हमारे पास हमने प्रेशर बनाया हुआ है आईसीएमआर पे, सप्लाई उनके थ्रू आती है, और जितना हम मांग रहे हैं कमोबेश थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमारी जरूरत के मुताबिक है उतने इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। कल कैबिनेट की बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों का जो मार्च का वेतन है वो 75% जो है वो स्थगित किया गया है। उसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों जरूरत पड़ी ऐसी, और जो कर्मचारियों के स्थगित किए गए उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2 चीजें हैं। नंबर 1 तो एक इस समय पूरा ब्यूरोक्रेसी ये दिखाना चाहती है कि हम जनता के साथ हैं, तो इसमें एक सिंबॉलिक भी मैसेज है। और दूसरा ये है कि इमीडिएटली लिक्विडिटी की जरूरत है सरकार को इन अरेंजमेंट्स को करने के लिए, तो उसमें एक अहम कंट्रीब्यूशन भी इस माध्यम से है, क्योंकि अभी इमीडिएटली व्यवस्थाएं करनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो हमारी तनख्वाहें जो आपने कहा 75% बेसिकली राइट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर से स्पीकर, डिप्टी सीएम, मंत्री, एमएलएज, उनके लिए 75 रखा गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए वो जो है 60% डेफरमेंट है, और उसके नीचे 50% है जो स्टेट सर्विस और सबऑर्डिनेट सर्विस है, और मिनिस्टीरियल क्लास के लिए वो 30% है। इसके अतिरिक्त ऑलरेडी जो हमारे इन ग्रुप्स ने कर रखा है, 5 दिन की ऑल इंडिया सर्विस और स्टेट सर्विस ने अपनी वेतन की कटौती
ये तो डेफरमेंट है ये, लेकिन कटौती भी इतने दिन की सीएम रिलीफ फंड में जमा करा रहे हैं। और जो नीचे सबऑर्डिनेट सर्विस है वो 3 दिन की, और जो सबसे और नीचे वाला कैटेगरी है उसमें 2 दिन की तनख्वाह इसमें सीएम रिलीफ फंड में ऑलरेडी दे दी गई है। तो अच्छा एक मैसेज देने के लिए है कि सारे कर्मचारी वर्ग साथ हैं, और मुख्यमंत्री जी ने अपील भी की है, मैंने भी एक आध चैनल्स के थ्रू भी अपील की है कि इसमें 7.5 लाख लोग करीब एम्प्लॉयज हैं और लगभग 7.5 करोड़ की जनता है, तो 100 पे 1 का रेशो आता है। यदि हर एक कर्मचारी अधिकारी अपने आसपास के 20 परिवारों का ध्यान रख ले तो पूरे हम प्रदेश की जनता का इसमें ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी जो सरकार से जुड़े हैं उनको यहाँ के प्रोसीजर्स का पता है, तो वो उनको ढंग से गाइड करके उनकी मदद कर सकते हैं। एक तो सर कुछ दिनों पहले प्रवासी मजदूरों का एक इशू उठा, क्योंकि जिस प्रकार से काफी संख्या में करीब राजस्थान से ही 40-50 हजार जो है वो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में गए। अब चूंकि केंद्र सरकार का भी निर्देश आ गया है कि उन्हें पलायन नहीं करने दिया जाए, तो अब किस प्रकार से प्रदेश भर में शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहां उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं? ये एक हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या रही, स्पेशली जब दिल्ली के अंदर इस तरह का मैसेज फैला कि सरकार व्यवस्थाएं कर रही है बसों की, तब तक तो पूरी तरह से लोग इसमें जागरूक थे और मूवमेंट नहीं था। लेकिन अचानक से हजारों की संख्या में जो माइग्रेशन के लिए जो बाहर से आई हुई लेबर और हमारी लेबर जो बाहर गई हुई है, दोनों तरफ मूवमेंट शुरू हो गया। आपने जो कहा हजारों वाला, वो नंबर अगर आपको बताऊंगा तो आप चौंकेंगे। 4.5 लाख लोग हमारे गुजरात बॉर्डर के थ्रू वापस आए हैं राजस्थान में, और करीब 1.5 लाख के करीब हमारे यहाँ से यूपी बॉर्डर के थ्रू बाहर गए हैं। तो लगभग 6 लाख लोगों का मूवमेंट इधर उधर हुआ है लास्ट के दिनों में, क्योंकि फिर जब एक बार तो भारत सरकार की तरफ से ये आए कि इनको सड़कों पे रखना इनह्यूमन है, और निश्चित रूप से हम भी यही सोच रहे थे इनह्यूमन है, तो हमने जो सड़क पे आ गए थे उनको बसों में बिठा के बॉर्डर तक जहां तक वो जाना चाहते थे उसमें मदद की, क्योंकि छोटे बच्चों वाइफ के और बूढ़े लोगों के साथ में वो मूवमेंट कर रहे थे सामान के साथ, तो वो इनह्यूमन डेफिनेटली था। तो इसलिए हमने उनको मदद करके बॉर्डर तक पहुंचाया, और वहां के चीफ सेक्रेटरीज खासतौर से यूपी, एमपी और गुजरात तीनों तरफ लगातार बात होती रही, और हमने जितना 2-3 दिन में तेजी से हम इस ऑपरेशन को कर सकते थे किया। आखिरी दिन थोड़ा सा ये आया कि कुछ लोग बॉर्डर पे बचे रह गए, और अभी भी क्या होता है कि रात में जैसे गुजरात बॉर्डर से हमारे कई जिले लगते हैं, तो जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, जालौर है, सिरोही है। अब ये इतना लंबा एरिया है कि ये लोग क्या करते हैं, रात में पहाड़ियों से और खेतों के माध्यम से उनके रास्ते से आ जाते हैं। उसको रोकने में गुजरात साइड से हम लगातार मदद मांग रहे हैं। लगभग अब रुक गया है, ट्रिकल्स में अब लोग आ रहे हैं। पहले जो लाखों में आ गए, फिर 1000 में आए, अब वो कुछ 20, 25, 50 लोगों में रह गया है। मैं समझता हूँ ये समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन अब ये जो आ गए उनके लिए हमने ये किया है, जहां तक राजस्थान की बात है, कि हमने उनके लिए स्कूलों में और अलग अलग जगह इनके कैंप बनाए हैं। एक तरह के रिलीफ और क्वारंटाइन कैंप दोनों हैं। यहाँ इनकी चेकिंग होती है मेडिकली, और लकीली अब तक कोई भी इसमें पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन एक मोटरसाइकिल के ऊपर इंदौर से जो आया व्यक्ति डूंगरपुर में पॉजिटिव, उसमें बाप बेटे दोनों थे, वो दोनों पॉजिटिव निकले हैं। तो लेकिन उनकी सबकी चेकिंग होती है, और चेकिंग होकर के इनिशियली तो हमने किया, उनके खाने पीने की व्यवस्था के बाद उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जिन जिलों में जाना चाहते थे। लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया है, अब उनको वहीं पर रखा गया है, और अभी हमारी मंशा उनको वहीं रखने की है 14 अप्रैल तक। उसके बाद जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अच्छा सर, एक बात, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ा तबका जो है वो गरीब लोगों का है, तो उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि खाद्यान्न की आप लोग बराबर कह रहे हैं कि खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक गरीब तबके के जो लोग हैं उनको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की जा रही हैं? गरीब तबके में जैसा मैंने थोड़ा सा पहले बताया कि जहां तक बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय फैमिलीज हैं, उनको तो हम पहले भारत सरकार से एनएफएसए के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, वो आता था 2 रुपए किलो के लिए गेहूं। 2 रुपए की जगह राजस्थान में उसको सब्सिडाइज 1 रुपया पहले से कर रखा था। इन दिनों के लिए हमने अगले 3 महीनों के लिए
उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 5 किलो गेहूं भारत सरकार की तरफ से एडिशनल अनाउंस किया गया है प्रति व्यक्ति, तो 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये ऐसी करीब 37-38 लाख फैमिलीज हैं जिनको तो ये पूरी तरह से फ्री मिल जाएगा। दूसरा वर्ग आता है जो कि एनएफएसए में पेंशन नहीं ले रहे और जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हो सकता है कुछ और रिक्शा चालक ऐसे हों जिनका भी सर्वे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जो भी डेस्टिट्यूट असहाय व्यक्ति चिन्हित हो रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा, उनको हमने फिलहाल रखा था 1,000 रुपए देने का, लेकिन कल का जो कैबिनेट के बाद फैसला हुआ उसमें 1,500 रुपया इनको और देने के लिए लिखा है। तो ऐसा भी ये भी बहुत लार्ज नंबर है। इसमें BOCW जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स पे मजदूर थे और अभी बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए भी ये लागू है। तो एक बड़ा लार्ज नंबर है। अगर हम सारी कैटेगरीज को मिलाएं तो करीब 81 लाख लोग परिवारों को ये फायदा मिल गया है। और बाकी के लिए हम जो इसमें जैसा एसेंशियल कमोडिटीज की जो सप्लाई है वो बाकी जारी है, जो कि ऑन पेमेंट है, लेकिन इस कमजोर ग्रुप के लिए हमारा बाय एंड लार्ज ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें बड़ी मात्रा में NGOs हमारे मदद के लिए आ रहे हैं, जागरूक नागरिक मदद के लिए आ रहे हैं और सब मिलजुल करके इसको अंजाम दे रहे हैं। हमारी अब कोशिश ये है कि इसमें डुप्लीकेशन ना हो, तो ये रखा गया है कि प्रत्येक जिले के रिसोर्सेज को मैप किया गया है और उसके अंदर मैप करके जो उनकी जगह हैं जहां जहां पर NGO सप्लाई करना चाहते हैं, NGOs को वो एरिया दिया गया है और जहां पर कोई नहीं मिला है उसमें खुद सरकार की मशीनरी लग रही है, लेकिन कर्फ्यू वाले एरिया के लिए अलग स्थिति है। थैंक यू सर। न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्य सचिव DV गुप्ता ने पूरे राजस्थान में किस प्रकार की स्थिति है, गरीबों के लिए किस प्रकार के काम किए जा रहे हैं, चिकित्सा कर्मियों के लिए किस प्रकार के काम किए जा रहे हैं, कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो ना बढ़े उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, उसको लेकर तमाम स्थितियां